हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 33 के बारे में। ठीक है, अगर हम भाग 33 के बारे में बात कर रहे हैं तो अब मान के चलिए कि भाग 32 तक तो पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल से जुड़ जाएँ और इस श्रृंखला का आनंद लिए। और जो पुराने हैं वो लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे और भी लोग जुड़ें और हम लोग मोटिवेट होकर और भी चीज़ें लेकर आएँ। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इस श्रृंखला से जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं, जो भी व्याख्याएँ की जाती हैं, वो आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 33 के बारे में, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मदद करेगा। आपका पहला प्रश्न है कि असम का डिगबोई क्षेत्र प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र? डिगबोई। ठीक, आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर नहीं जान रहे हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये डिगबोई क्षेत्र जो है आप लोग का पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो डिगबोई में आप देखिएगा असम में जो भारत का पहला जो आप देखेंगे जो भारत का पहला जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए किए जो योजना बनाई गई थी वो असम के मकूम में बनाई गई थी। ठीक है, असम के मकूम। ठीक है, मकूम एक स्थान का नाम है, ये आप लोगों को असम में पड़ता है। और कब बनाया गया था? सन 1867 ईस्वी में। 67 ईस्वी में आप लोगों का असम के मकूम में बनाया गया था। और डिगबोई में कब उत्पादन हुआ? ये भी आपका असम में ही पड़ता है। डिगबोई में उत्पादन ये हुआ आपका 1890 में। ठीक, डिगबोई में उत्पादन हुआ था 1890 में। ये आपका भारत का प्रथम है। ठीक है, भारत का प्रथम पेट्रोलियम उत्पादन जो क्षेत्र है वो आपका डिगबोई अरे असम है। ठीक है, असम में मकुम क्षेत्र जो वहाँ पर पेट्रोलियम उत्पादन के लिए पहली बार वहाँ पर चीज़ें देखने को मिली थी। ठीक है, पहली बार पेट्रोलियम प्राप्त हुआ था। ठीक, ये आप लोगों का पहला प्रश्न है, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए। और जब आप लोग नोट्स बनाएंगे तो इससे तो जो आप लोगों का व्याख्या होगा उसमें बहुत ही चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और आप लोगों का नोट्स जो है एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार होगा, जो आप लोगों के प्रत्येक एग्जाम में वो मदद करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। क्या पूछा है? प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में, शिव समुद्रम में, मोहरा में, खोपोली में। ठीक, तो अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, तो जो ये स्थापना किया गया था वो था आपका दार्जिलिंग में। ठीक है, तो दार्जिलिंग में एक जगह का नाम है, वहाँ पर आप देखेंगे कि सिद्रापोंग करके। ठीक है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। ठीक है, और दार्जिलिंग को सिद्रापोंग भी बोला जाता है। दार्जिलिंग में सिद्रापोंग। ठीक है, सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र की स्थापना किया गया। ठीक है, यह पहला है जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, स्थापना की गई। ठीक, ये पहला है। ठीक, और दूसरा जो है ये इसकी स्थापना कब की गई थी? 1897 में। ये इसकी स्थापना हुआ था 1897 में। ठीक, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सिद्रापोंग जो है आपका भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र है, जिसकी स्थापना किया गया था 1897 में। ठीक है, और 1897 में। ठीक, तो आप बताइएगा 1897 में एक चीज़ और भी घटना है। फिर दूसरी बात, जो दूसरा है वो शिव समुद्रम है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। ठीक, जल विद्युत संयंत्र ये दूसरा है। ठीक, भारत का जो दूसरा जल विद्युत संयंत्र है वो शिव समुद्रम है। और ये कहाँ पर है? केरल में है। केरल में की कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। ठीक है, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम बांध बनाया गया है वहीं पर। ठीक, कावेरी नदी है, इसका ध्यान दीजिएगा। ये कब की है? 1902 की है। ठीक है, कब बनाया गया था? 1902 में बनाया गया था।
तो आप लोग इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए, अपने नोट्स में लिखते चलिए, क्योंकि ये आप लोगों को प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और पूछेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है भारत में जो ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखने को मिलती है, उसका जो महत्व भारत में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, वो आप लोगों को रिपीट करते रहेंगे, एग्ज़ाम में पूछते रहेंगे, तो आप लोगों को वो उन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को जाननी चाहिए। और शिव समुद्रम जो है आपका कावेरी नदी पर है केरल में। दार्जिलिंग जो है आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और दार्जिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय के। यहाँ पर जो दार्जिलिंग टी है उसको 2005 में पहली बार यहाँ पर जीआई टैग दिया गया था भारत में। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आप लोग इस शब्द का हमेशा ध्यान दिया करिए कि क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में। ठीक है, नहीं तो आप लोगों का प्रश्न हमेशा गलत होगा। तो यहाँ पे एक तरफ बांध दिया गया है, एक तरफ नदी का नाम दिया गया है, तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा बात किस नदी पर है और वहाँ इसमें कौन सा युग्म गलत है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, ठीक है, सही है, क्योंकि गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना गया है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, इस प्रकार से सोच देखिए। और नर्मदा नदी के बारे में बात करें तो जो सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र है ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को क्या बोला जाता है, आप लोग उसके बारे में बताइए। और नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में जबलपुर में भेड़ाघाट नामक स्थान पर धुआंधार कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक, तलाया बांध बराकर नदी आप देखेंगे कि आपको झारखंड में बहती है और उसी पर तलाया बांध है, ये भी आप लोगों से। गांधी सागर बांध चंबल नदी, आप चंबल नदी का जो मुहाना देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका गांधी सागर जो बांध है ये आपका 3 राज्यों से मिलकर बना है शायद। ठीक है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और एक राज्य और है, उसमें आप देख लीजिएगा कि 2 ही राज्य हैं। तो इस प्रकार से संयुक्त परियोजना है गांधी सागर बांध। शिव समुद्रम बांध की बात करें तो शिव समुद्रम अभी हमने पिछले ही प्रश्न में बताया कि शिव समुद्रम जो है आपके कावेरी नदी पर है। ठीक है, कावेरी नदी पर बांध बनाया गया है शिव समुद्रम बांध। ये आपका कहाँ है कि कावेरी नदी पर। ठीक है, कावेरी नदी पर है। ठीक है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। और कृष्णा नदी पर अगर जो बांध है हम बात करें, कृष्णा नदी पर ये है आपका नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध। ठीक, ये आप लोग सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। बांधों से प्रश्न पूछते हैं, या तो डायरेक्ट पूछ लेगा आप लोगों से या तो मिलान करने के लिए पूछेगा। ठीक, तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए और बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स ही विद्यार्थी जीवन में आप लोगों को सफलता की ओर ले जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि टायलर पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार है? टायलर। ठीक है, तो आप लोग पुरस्कारों से प्रश्न जो पूछे जाते हैं इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि जो वर्तमान समय में दिया गया प्रेजेंट टाइम में वो किसको पहला पुरस्कार मिला है। फिर पुरस्कारों का नाम दे देगा, उसके बारे में पूछ लेगा, मिलान करने के लिए पूछ लेगा, या तो आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लेता है। तो चलिए हम देखते हैं कि टायलर पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, टायलर जो दिया जाता है वो आपका पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हम चारों के नाम लिख दे रहे हैं किसके कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार है, पत्रकारिता में कौन सा है, संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, तो पर्यावरण के बारे में अगर हम बात करें, पर्यावरण संरक्षण से, तो ये आपका टायलर है, टायलर पुरस्कार यहाँ पर हम लिख देते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम साहित्य के बारे में बात करें, ठीक है, अगर भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो ज्ञानपीठ है, साहित्य अकादमी है। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ें, और वर्ल्ड के क्षेत्र में अगर हम देखें तो मान बुकर है। ठीक है, मान बुकर प्राइज जो है वो आपका पत्रकारिता में भी दिया जाता है, साहित्य में भी दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर ज्ञानपीठ सिर्फ लिख रहे हैं। और साहित्य के बारे में आप देखेंगे कि नोबल पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, साहित्य में ज्ञानपीठ लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, प्रॉपर एकदम है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर उसके बाद पत्रकारिता देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में देखेंगे कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, रेमन मैग्सेसे। ठीक, ये एशिया का माना जाता है कि नोबल प्राइज़ है। ठीक है,
तो इस तरह से देखिए पत्रकारिता का संगीत के बारे में अगर हम बात करें, संगीत का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो आपका ग्रैमी पुरस्कार है, ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। आप लोग इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, ये आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और हमेशा पूछता भी है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि पीसीएस में पूछ दिया था कि इससे नाटू नाटू से, ठीक है, नोबेल पुरस्कार से। तो पुरस्कारों से प्रश्न आप लोगों के पूछे जाते हैं, मिलान करने के लिए भी दे देगा, वो डायरेक्ट भी पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि लोहो नृत्य प्रचलित है, ठीक है। लोहो नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है कि लोहो नृत्य क्या है, ठीक है, कहाँ पर प्रचलित है। मेघालय है, महाराष्ट्र है, हिमाचल है, मिजोरम है। तो इन 4 जगह राज्यों में से आप बताइए कि लोहो नृत्य कहाँ पर प्रचलित है। और आप लोग लोक नृत्य से एक सूची बनाइए और वहाँ पर राज्यों से लोक नृत्य को एकत्रित कीजिए और अपने नोट्स में लिखिए, क्योंकि उससे प्रश्न आप लोगों के प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए कि जो ये नृत्य हैं या तो मिलान करने के लिए पूछ लेगा या तो आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लेगा। तो लोहो नृत्य जो है आप लोगों का मेघालय में होता है, जयंतिया जनजातियाँ हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं लोहो नृत्य, लोहो नृत्य मेघालय। और जनजाति कौन सी है, जयंतिया जनजाति है, जयंतिया, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया 3 जनजातियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। जयंतिया जनजाति में यह प्रचलित है, ठीक। हम चारों से एक एक नृत्य के बारे में आप लोगों को बता दे रहे हैं और बाकी एक राज्य में बहुत सारे नृत्य होते हैं, तो आप लोग उसका सूची बनाइए। लोह नृत्य हो गया। फिर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में जो नृत्य प्रचलित है आप देखेंगे कि वो है खंतुम, इसको खानटुम भी बोला जाता है। और महाराष्ट्र का एक और नृत्य है जिसे लावड़ी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लावड़ी इसी तरह से कुछ बोला जाता है इसको। तो इस तरह से भी नृत्य आप देखेंगे कि लावड़ी जो नृत्य है, फिर खानतुम नृत्य है जो आपका महाराष्ट्र में ये प्रचलित है बहुत ही ज़्यादा, इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है महाराष्ट्र में, ठीक है, क्योंकि यहाँ की एक लोक नृत्य है ये, इसका प्रचलन बहुत ही ज़्यादा है। आप मूवी में देखेंगे तो इसका नृत्य का लावनी का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जो हिमाचल प्रदेश का जो नृत्य है, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश, ठीक। हिमाचल प्रदेश का जो नृत्य है आप देखेंगे कि ये है आपका नाटी जो नृत्य है आप लोगों का हिमाचल प्रदेश में नृत्य है। और फिर अगर मिजोरम की हम बात करें, मिजोरम में जो नृत्य प्रचलित है वो आपका है बम्बू, ठीक है, बम्बू नृत्य है जो आपका प्रचलित है। तो इसी तरह से आप लोग भी नोट्स अपने बनाइए, सूची बनाइए नृत्यों से, और वहाँ पर देखिए कि कौन किससे संबंधित है। वहाँ पर लोगों के भी जो सूची बनाइए जो नृत्य करते हैं, भरतनाट्यम हो गया, फिर कथक हो गया, कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, तो इन सभी चीज़ों से आप लोग नोट्स बनाइए और वहाँ पर सूची बनाइए और वहाँ पर आप उन सभी चीज़ों को लिखिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। अगर आप लोग नहीं बना पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल जुड़कर वहाँ पर अपने सुझाव दीजिए, तो हम लोग आप लोगों के लिए एक PDF भी प्रोवाइड इस तरह से करा देंगे, एक सूची बनाकर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी के किस दास ने, ठीक है, किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की, ठीक है। तो वो कौन सा दास है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, ताजुद्दीन यलदौज है, बख्तियार खिलजी है, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर बहुत बड़ा आक्रमण किया, गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया है। और मोहम्मद गोरी ने जब आक्रमण किया तो आप देखेंगे कि 1191 से लेकर 1194 में 3 युद्ध लड़ता है। और मोहम्मद गोरी 1191 में ताराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है और फिर लौट कर आता है। 1192 में उसने पृथ्वीराज चौहान को ताराइन के द्वितीय युद्ध में हरा दिया और 1194 में देखेंगे कि जयचंद को चंदावर के युद्ध में हरा दिया था, ठीक है। और जयचंद जो है वो गढ़वाल वंश के शासक हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए कि मोहम्मद गोरी ने किस प्रकार की स्थापना किया यहाँ पर। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत में
मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत का शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना किया था 1206 ईस्वी में। ठीक, और इल्तुतमिश को गुलामों को गुलाम माना जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश जो है वो आपका शासक बनता है और इसने तुर्क चहलगानी यानी कि तुर्क चहलगानी का स्थापना किया था, जिसमें 40 सरदार होते थे। ताजुद्दीन एल्दौज के बारे में बात करें तो जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तो उसके 3 उत्तराधिकार बनते हैं। ठीक है, ताजुद्दीन एल्दौज है, नसीरुद्दीन कुवाचा है और कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो जो गजनी से लेकर भारत तक के जो इसका साम्राज्य था वहाँ पर तीनों को उसने बांट दिया था। तो गजनी का साम्राज्य जिसको मिला वो आपका था ताजुद्दीन एल्दौज। ठीक है, और जिसने सिंध का शासन किया वो था आपका सिंध वाले क्षेत्र में, सिंध और अफगानिस्तान वहाँ पर देखेंगे सिंध वाले क्षेत्र में, तो वहाँ का जो शासक था वो आपका था नसीरुद्दीन कुवाचा। ठीक है, और जो भारत में शासन किया वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, और 1206 में आप देखेंगे कि 1206 में ही ताजुद्दीन एल्दौज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को छत्र और वहाँ पर जो चीज़ें थी, जो वहाँ पर प्रथाएं थी, तो एक छत्र दिया था और वहाँ पर कुछ उपहार दिए थे, जिससे यह सिद्ध हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलामी से मुक्त हो गया था। तो कौन था? वो ताजुद्दीन एल्दौज ही था। ठीक है, तो गुलामी से मुक्त कराने वाला ताजुद्दीन एल्दौज जो था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था एक छत्र और वहाँ पर कुछ उपहार। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नसीरुद्दीन कुवाचा है वो सिंध वाले क्षेत्र में रहता है। ठीक, और भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को आप देखेंगे कि 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करता है और वहीं पर आप देखेंगे कि इसको लाख बख्श भी बोला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, ठीक है, जो दिल्ली में है, और यहाँ पर इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कराया था। ठीक, इतनी सारी फैक्ट हमने आप लोगों को बता दिया। और बख्तियार खिलजी जो है ये आपका बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया था। और जब इसने बिहार पर आक्रमण किया, पहले बिहार पर किया था, फिर बाद में बंगाल पर किया। ठीक है, तो जब बिहार पर किया तो इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को एकदम पूरी तरह से नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, तो एकदम विध्वंस कर दिया था इसने क्या किया कि नालंदा और विक्रमशिला में बहुत सारे उत्पात मचाए, मारकाट किया और फिर वहाँ पर जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे उसको इसने जला दिया। और जाहिर सी बात है कि ऐसा आप एक बार सोच के देखिए। चलिए हम लोग उस मध्यकालीन भारत में बात किया जाएगा इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, कि बख्तियार खिलजी की क्या वो अनजाने में जला दिया या वो जानबूझ कर जला था। ठीक है, तो क्योंकि आक्रमणकारी था ना, तो आक्रमणकारी है तो वो अपना तहस नहस तो करेगा ही। अब देखिए कि जब दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण होता है तो उस समय दिल्ली का कितनी हालत ख़राब थी। फिर जब वहाँ पर देखेंगे कि चंगेज़ खां का आक्रमण होता है, वो भी कितनी हालत ख़राब थी सिंध वाले क्षेत्र में। तो इस तरह से देखिए कि कोई भी आक्रमण करेगा तो उसको सही सलामत थोड़े छोड़ कर जाएगा। ठीक है, तो जब आक्रमण होते हैं तो वहाँ बहुत सारे जन धन माल की हानियाँ आती हैं। तो आप इस तरह से सोच कर देखिए कि जब बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को एकदम तहस नहस कर दिया था बुरी तरह से। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आप जानते हैं कि कुमारगुप्त ने किया था, गुप्त वंश का शासक है कुमारगुप्त ने। और विक्रमशिला जो है उसकी स्थापना किया था धर्मपाल ने। ठीक है, पाल वंश का शासक है, उसने किया था। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो अब जो बंगाल और बिहार पर आक्रमण है, ठीक है, पहले हम बिहार की बात करते हैं। बिहार पर पहले हुआ था, बिहार पर आक्रमण किया, बिहार पर आक्रमण। इसके बाद आप देखेंगे कि फिर बंगाल पर ये किया था आपका 1198 से लेकर। ठीक है, बंगाल पर जब ये आक्रमण किया, चंदावर का युद्ध 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर जो है आपका यहाँ पर फरीदाबाद जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहीं पर पड़ता है। ठीक है, तो फरीदाबाद में जब ये लोग उत्तर प्रदेश तक आ ही गए हैं, आधा भारत में आ ही गए हैं, तो आगे बढ़ने में बिहार कितना दूर है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो बंगाल और बिहार से जो बंगाल पर कितना दूर है ये भी देखिए। तो बंगाल पर 1198 से लेकर 1202 तक, 1202 के बीच में आक्रमण किया था। ठीक है, 1202 या 1203 आप लिख लीजिए। 1203 के मध्य आक्रमण किया था। और जब इसने बंगाल पर आक्रमण किया बख्तियार खिलजी ने, तो वहाँ का जो शासक था वो था लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण, वहाँ पर जो था शासक ये लक्ष्मण सेन था। ठीक, और लक्ष्मण सेन जो है ये आपका सेन वंश का शासक है, सेन वंश का अंतिम शासक है ये। ठीक है,
क्योंकि इसी समय आप देखेंगे कि इसको मार देता है बख्तियार खिलजी आक्रमण करके, तो यहीं पर सेन वंश का शासन खत्म हो जाता है और इस्लाम का शासन यहाँ पे स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नोट्स बनाते चलिए और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से नोट्स तैयार होगा। ठीक, तो मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त की थी? वो था बख्तियार खिलजी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? किस पर बनी हुई है? शासक के किसकी आकृति? लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, देवी लक्ष्मी की। मोहम्मद गोरी है, गजनवी हैं, मोहम्मद बिन तुगलक और इल्तुतमिश। ठीक, तो इन चारों में से किसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? चलिए देखते हैं। तो ये बनी हुई है मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। ठीक, तो अब इनका इतिहास आप लोग लिख लीजिए, कौन कौन से सिक्के ये लोगों ने चलाया है। ठीक, अगर मोहम्मद गोरी की अगर हम बात करें, मोहम्मद गोरी ने देवी लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के चलाए। ठीक है, देवी लक्ष्मी के आकृति वाले सिक्के, आकृति वाले सिक्के। ठीक, ये मोहम्मद गोरी को गए। अगर महमूद गजनवी की अगर हम बात करें, महमूद गजनवी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, इस तरह से लिख लीजिए, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक, सिक्के। अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, सांकेतिक। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा। ठीक, इस तरह से। अगर इल्तुतमिश की अगर हम बात करें, दिख रहा है ना? चलिए, दिख रहा है। इल्तुतमिश की हम बात करें, इल्तुतमिश ने, ठीक है, तांबे के जीतल, ठीक, और वह चांदी का टंका, तांबे के जीतल और चांदी के टंका नामक सिक्कों को चलाया था इल्तुतमिश ने। ये आपके दिल्ली सल्तनत के शासक हैं। ठीक है, मोहम्मद गोरी हो गया। मोहम्मद गोरी की वजह से भारत में इस्लाम धर्म का इस्लाम शासकों का आगमन हुआ, स्थापना हुआ था इस्लाम शासकों की। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों का आप लोग नोट डाउन करिए और अपने नोट्स को एकदम बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि चंदावर का युद्ध लड़ा गया था चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, महमूद गजनवी व विद्याधर के मध्य, मोहम्मद गोरी और मूलराज द्वितीय के मध्य, मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य। ठीक है, तो चंदावर का युद्ध हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो चंदावर का युद्ध लड़ा गया था 1194 में आपका मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं मोहम्मद गोरी व जयचंद के मध्य युद्ध। ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा तो हम थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखेंगे मोहम्मद गोरी। ठीक है, यहाँ पर इसको कलर चेंज कर देते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मोहम्मद गोरी वर्सेस जयचंद आप लोगों का गढ़वाल वंश का शासक है। ठीक है, जयचंद जो है गढ़वाल वंश का शासक है। ठीक, यह युद्ध लड़ा गया था, इसको क्या बोलते हैं? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया? 1194 ईस्वी में। ठीक है, ये सब चीज़ युद्धों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए 1194 ईस्वी में। फिर उसके बाद देखिए मोहम्मद गोरी और मूलराज द्वितीय के मध्य, मोहम्मद गोरी वर्सेस मूलराज द्वितीय।
ठीक है, आप लोग ये कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में कि मूल राजनीति किस वंश का शासक है। ठीक है, मूल राजनीति के मध्य जो युद्ध हुआ था ये होगा ये किसी नदी नहीं है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर ये हुआ था माउंट आबू, माउंट आबू, इसको क्या बोला जाता है, माउंट आबू का युद्ध। और यह हुआ था आपका 1178 में। ठीक, और जो मोहम्मद गोरी है इस युद्ध में हार गया था। ठीक है, माउंट आबू के युद्ध में मूल राजदूती ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसमें मोहम्मद गोरी हारा था। फिर उसके बाद देखिए तीसरा जो है मोहम्मद गोरी गजनवी को हम बाद में लेते हैं। मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, ये चौहान वंश के तीसरे शासक हैं, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, इन्हीं को राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय जो हैं उन्हीं को राय पिथौरा भी कहा जाता है और उन्हीं को पृथ्वीराज चौहान भी बोला जाता है। इनके साथ हुआ था तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध। और ये कब कब हुआ, 2 युद्ध हुए हैं तराइन के। पहला हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। ठीक है, तो ये 2 डेट याद रख लीजिए, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में। अगर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में मार दिया होता या माउंट आबू पर ही मोहम्मद गोरी मर गया होता, मूलराज द्वितीय के द्वारा मार दिया गया होता, तो भारत में इस्लाम शासन आया ही नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार सोच के देखिए कि पृथ्वीराज चौहान के सामने मोहम्मद गोरी बैठा हुआ है, फिर भी इन्होंने हार कर बैठा हुआ है। और वहाँ पर एक शासक का वो धर्म होता है कि वो दूसरे शासक को पराजित करके वहाँ पर मारने का, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने राजपूत होने का उस तरह से उदारता दिखाया और उन्होंने पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया। ठीक है, तो लेकिन मोहम्मद गोरी जो है 1192 में फिर आया। उस समय वो पृथ्वीराज चौहान को हराता है, लेकिन उसने पृथ्वीराज चौहान को नहीं छोड़ा। ठीक है, ये होता है अंतर भारतीयों में और अन्य लोगों में। फिर इसके बाद देखिए महमूद गजनवी, महमूद गजनवी वर्सेस विद्याधर। विद्याधर जो है आप लोगों का, विद्याधर ये आपके चंदेल वंश का शासक है। ठीक है, चंदेल वंश का, चंदेल वंश आपका बुंदेलखंड राज्य में था। उस समय आप देखेंगे कि जो झांसी, ललितपुर, ग्वालियर वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर चंदेल वंश के था शासक थे। और चंदेलों ने आप देखेंगे खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया है। ठीक, तो इनका युद्ध हुआ था किसी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, तो हम किसी नदी का युद्ध लिख दे रहे हैं, किसी नदी का युद्ध। ठीक है, ठीक, किसी नदी का युद्ध हुआ था। ये आपका 1019 से 1020 के मध्य में हुआ था। ठीक है, 1019 से 1020 के मध्य में किसी नदी के तट पर महमूद गजनवी और विद्याधर के मध्य में युद्ध हुआ। और इस युद्ध में माना जाता है कि इस युद्ध का कोई भी परिणाम देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि किसी नदी के तट पर जब युद्ध हो रहा था तो वहाँ बहुत ही भीषण युद्ध हुआ और यहाँ नरसंहार जनसंहार बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। तो वहाँ पर विद्याधर जो हैं रात में ही अपनी सेना को वापस ले लेते हैं, वापस लौटने का आदेश दे देते थे। तो वहीं से वो युद्ध समाप्त हो जाता है और वहीं पर आप देखेंगे कि महमूद गजनवी वहीं से चला जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हमने आपको बताई। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम लोग लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से करते करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि आम तौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछे जा रहे हैं तो ऑप्शन आप लोग पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न से बहुत सारे ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें प्रश्न में होते हैं कि आप लोग उसमें ऑप्शन पर भी आधारित होता है प्रश्न, और प्रश्न पर ऑप्शन आधारित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कि भारत का प्रधानमंत्री कहाँ का सदस्य होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप अनुच्छेद 74 और 75 पढ़ेंगे जब, तो वहाँ पर मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद की बात की जाती है। तो जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, ठीक है, मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। और मंत्रिपरिषद के सदस्य जो हैं लोकसभा के सदस्य माने जाते हैं। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों से। तो जो प्रधानमंत्री है वो आपका लोकसभा का सदस्य होता है।
और कौन का आमतौर पर लोकसभा का होता है वो राज्यसभा का भी सदस्य बन सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आमतौर पर उसको लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, क्योंकि लोग जो प्रधानमंत्री है वो आपका उसमें वास्तविक शक्ति निहित होती है लोकसभा की, और जितने भी कार्य होते हैं ज़्यादातर लोकसभा से ही आते हैं। ठीक, तो आप दो अनुच्छेद आप लोग याद रख लीजिए जो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 75 है। ठीक, ये दो अनुच्छेद आप लोग याद रखिए। इन दोनों अनुच्छेदों का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए, सोचिए, पढ़िए, लिखिए, अपने पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करते रहिए, जिससे आप लोगों को सफलता जो 2 साल में मिलने वाली है वो साल भर में मिल जाए। ठीक है, और नोट्स अपना एकदम बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्ति किसके पास होती है। ठीक, ये सारे प्रश्न इस प्रकार से जो बनाए जाते हैं ये आप लोगों के कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि आप लोग कितना पढ़े हैं, कितना समझे हैं, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो संसद है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, लोकसभा के स्पीकर है, और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो आपका राष्ट्रपति मारेंगे, लेकिन जो संसदीय शासन व्यवस्था की वास्तविक शक्ति है, संसदीय शासन व्यवस्था का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास पूरी शक्ति नहीं होती है। राष्ट्रपति देखेंगे कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करता है। मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो आपका होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री के पास ही संसदीय शासन व्यवस्था की जो वास्तविक शक्ति है वो होती है। ठीक, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था की जो प्रमुख की बात की जाती है वो आपके राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, और संसद की बात करें तो संसद से कानून बनकर पास होते हैं। ठीक, और लोकसभा के स्पीकर आप जानते हैं कि लोकसभा को संबोधित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक अनुच्छेद आप लोग याद रख लीजिए कि कौन सा अनुच्छेद है, वो है आपका अनुच्छेद 74(1). ठीक है, अनुच्छेद जो है आपका 74(1), इसको आप लोग याद रख लीजिए और इसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसमें क्या बातें की गई हैं। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। क्या पूछा है? न्यूनतम आयु किसके लिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आयु से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्रपति बनने की आयु कितनी होती है, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य बनने की आयु कितनी होती है, ठीक है, प्रधानमंत्री बनने की आयु कितनी होती है। चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं चारों के बारे में, एक ही बार में चारों के बारे में एक ही बार में बात कर लेंगे। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री, ठीक है, तो प्रधानमंत्री हम यहाँ लिख देते हैं, और प्रधानमंत्री के साथ साथ हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, लोकसभा, क्योंकि लोकसभा का ही तो ये होता है। ठीक है, लोकसभा के मंत्रिपरिषद का ये सदस्य होता है, प्रमुख होता है। तो कितने हैं? 25 वर्ष। ठीक है, अब 25 वर्ष के हैं तब भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद लोकसभा हो गया। अगर हम बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा, ठीक है, अगर राज्यसभा के आयु के बारे में बात करें तो ये है आपके 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष का होना ज़रूरी है। और राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए है 35 वर्ष। अब 35 वर्ष की आयु के हैं तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करिए, ये आप लोगों को प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो 20 वर्ष की अगर हम बात करें, 20 वर्ष में आप बालिग हो जाते हैं, 18 साल के बाद के लोग बालिग माने जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप एक ये सोच कर देखिए कि ये सारी चीज़ें भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों का इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न था। तो आप लोग इससे नोट्स बनाते रहिए। और चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि आप लोग जो नोट्स बनाएंगे, आप ये नोट्स जो है आप इस श्रृंखला से बनाते रहिए। इस श्रृंखला के जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं वो आप लोगों को प्रत्येक एग्जाम में मदद करेगा। अभी देखेंगे आप लोगों का बिहार PCS है, फिर उसके बाद UP PCS आएगा, फिर उसके बाद समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होने वाले है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि UP SSSC पेट का एग्ज़ाम होने वाला है 28-29 अक्टूबर को। तो लोग पहले से ही तैयारी करते रहेंगे, तभी तो आप लोगों का जो नोट्स है वो एकदम बेहतरीन तरीके से बनता हुआ चलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस श्रृंखला का आनंद लीजिए और इस श्रृंखला से नोट्स बनाते रहिए। इसके जितने भी प्रश्न हैं आप देखेंगे कि वो सारे के सारे जो प्रश्न हैं आप लोगों को प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आता होगा, श्रृंखला पसंद आती होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, टेलीग्राम चैनल टाइप वहाँ पर सुझाव देते रहिए, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों की पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से लेकर चला जाएगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सोच कर भी रखा हुआ है। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, अपने माता पिता और घर वालों का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए
यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों से सहयोग की आशा करता हूँ। मिलते हैं अगले श्रृंखला में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।